राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 महारानी के सामने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सरेंडर होना ही पड़ा। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। आप सबका तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट आज जारी हुई है और उस लिस्ट को देखते ही पहला अनुमान यह लगा है कि पहली लिस्ट में जो भारतीय जनता पार्टी के हाई कमान का तेवर था, दूसरी लिस्ट में यह तेवर पूरा का पूरा बदल गया। यद्यपि इस सवाल का जवाब तो अभी भी नहीं मिलेगा कि पहली लिस्ट में महारानी का नाम आखिर क्यों नहीं दिया गया था, दूसरी लिस्ट में उस नाम को वहीं पर रखा गया है। पहली लिस्ट आने के बाद जिस तरह से बगावती स्वर बुलंद हुए हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने 7 सांसदों को विधानसभा चुनाव में उतारा है और विशेष रूप से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और दिया कुमारी जी की सीट पर बगावती तेवर विशेष रूप से दिखे हैं और महारानी के ये वफादार थे, उनका टिकट कटा। जब महारानी का ही नाम पहली लिस्ट में नहीं आया तो फिर इस बात के कयास मजबूती से लग रहे थे कि अब महारानी के वफादारों के पर कतरे जा रहे हैं और उस लिहाज से मालवीय नगर की सीट के बारे में अनुमान वैसे तो पहले से ही था कि इस बार संभवतया कालीचरण जी सराफ को उम्र की वजह से और 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की डॉक्टर अर्चना शर्मा ने उन्हें जो टक्कर दी थी, शायद उसकी वजह से भी यहां नाम बदलेगा। पर महारानी के पक्के वफादार सराफ जी का नाम दूसरी लिस्ट में आना इस बात का संकेत है कि इस बार महारानी की पूरी चली है। पहली लिस्ट में जो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के तेवर थे वो एकदम पलटते हुए नजर आए। नरपत सिंह राजवी जी को भी चित्तौड़गढ़ से टिकट दी गई। मतलब कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करने की कोशिश हुई है, बगावती स्वरों को मैनेज करने की कोशिश हुई है, कुछ लोगों को मान मनोबल करके शांत रखने की कोशिश हुई है, कुछ लोगों को एडजस्ट करने की कोशिश हुई है। क्योंकि पहली लिस्ट जारी होने के बाद वसुंधरा राजे जी के जो वफादार थे, उनके जिस तरह से उनकी शिकायत सामने आई, लोग सड़कों पर उतरे और जो वफादार थे वो महारानी से मिले। उसके बाद एक घटना और हुई, एक गुपचुप मीटिंग होती है गुलाब चंद कटारिया जी के साथ और उसका पता लोगों को पहले चलता ही नहीं। गुलाब चंद कटारिया जी वैसे तो अब आसाम के राज्यपाल हैं, लेकिन राजस्थान प्रवास में उस वक्त वसुंधरा राजे जी उनसे मुलाकात करती है। तकरीबन 30 मिनट 35 मिनट की मुलाकात होती है। अंदेशा लगता है कि महारानी इस सारे माहौल को देख करके कोई ना कोई पृष्ठभूमि बना रही है, कोई ना कोई अपनी जमीन तैयार कर रही है और उसके लिए अपने वफादारों के साथ, जो अपने खास साथी रहे हैं, उनके साथ एक सलाह मशविरा का दौर चला होगा। इस माहौल को देखने और समझने के बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अपना निर्णय कहीं ना कहीं बदला है। जो अपने तेवर हैं वो तेवर काफी हद तक सॉफ्ट हुए हैं और दूसरी लिस्ट में कालीचरण जी सराफ जी का नाम जिस अंदाज में आया है, उस नाम को देखने के बाद इस बात की मुहर लगी है कि महारानी
की पूरी बात यहां समझी गई है और उनकी बात भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने रखी भी है। एक और सीट बगरू विधानसभा क्षेत्र, जहां से डॉक्टर कैलाश वर्मा जो कि युवा हैं और वसुंधरा राजे जी की सरकार में मंत्री भी रहे हैं, लेकिन 2018 का विधानसभा चुनाव वो बहुत कम मंत्रों से हार गए थे। लेकिन वसुंधरा राजे जी के पक्के वफादारों की लिस्ट में उनका नाम आता है, तो इसलिए प्रिंट मीडिया में एक खबर यह भी थी कि बगरू से कैलाश वर्मा जी की टिकट भी खतरे में है, क्योंकि जब महारानी का नाम ही पहली लिस्ट में नहीं था तो फिर इस बात के कयास पक्के थे कि अब महारानी के जो वफादार हैं, खास हैं, उनके पर कतरे जाएंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जिस तरह से दिया कुमारी जी की, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जी की एंट्री की है, उसके मायने खास है कि 2023 में कमान मुख्यमंत्री के रूप में कहीं न कहीं किसी नए चेहरे को देने की कोशिश है और उसमें दिया कुमारी जी का नाम वरीयता सूची में सबसे आगे आता है, क्योंकि राज घराने से है, महिला है और इस लिहाज से उनका नाम सबसे आगे इस क्रम में आता है। और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व 2018 का वो हिसाब वसूल करना चाहता था कि किस तरह से टिकट के आवंटन के समय में वसुंधरा राजे सिंधिया जी की जिद चली थी और 2018 में जनमत का जो माहौल था, जनता का जो माहौल था, वो बिल्कुल साफ था कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी से बेर नहीं। और उस वक्त ये कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी अगर वसुंधरा जी की जगह कोई और नाम दे दे कमान के रूप में तो फिर वो चुनाव जीत सकती है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उस वक्त भी कहीं न कहीं इस बात की कोशिश की होगी, लेकिन महारानी की जिद के सामने किसी की चली नहीं। तो 2018 में ये जो कड़वा अनुभव, जो कड़वा घूंट भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को पीना पड़ा था, कहीं न कहीं 2023 में ये इसका हिसाब चुकता करने की कोशिश थी। और उसके साथ एक और घटनाक्रम जिसे आप भी भूले नहीं होंगे कि सचिन पायलट की एंट्री भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल हो सकती थी, अशोक गहलोत की सरकार भी जा सकती थी, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया जी संकट मोचक बनकर के किस तरह से सामने आई और भावनात्मक रूप से सही अशोक गहलोत ने भी एक बयान में ये स्वीकार कर लिया कि वसुंधरा राजे जी ने हमारी सरकार बचा दी थी। तो अशोक गहलोत जी और वसुंधरा राजे जी की ये जो केमिस्ट्री है, इस केमिस्ट्री को भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बखूबी जानता है। और पहली लिस्ट आने के बाद में ये जो माहौल बना, उस माहौल को देखने के बाद हिसाब चुकता करने की इच्छा तो बहुत थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यह समझ लिया कि अब अगर महारानी के साथ कहीं भी हमने टकराट करने की कोशिश की तो कांग्रेस से पहले हमको अपने घर से लड़ना पड़ेगा। और महारानी और गहलोत की जो केमिस्ट्री है, उस केमिस्ट्री में महारानी बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो जाएगा। और राजस्थान बहुत आसान है, बहुत आरामदायक पिच है 2023 के लिए, जबकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आसार अच्छे नहीं हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने प्रतिष्ठा बचाने के लिए राजस्थान सामने है। उसका उपयोग अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी जिद में न करे, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अपना हिसाब वसूल करने में अगर रिस्क ले लेता है तो ये 2024 के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं होगा। और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के हाई कमान ने इस बात को बहुत गंभीरता से सोचा है, समझा है, कड़वे घूंट को पी करके रखा है और ये तय कर लिया है कि महारानी से खुली टकराहट नहीं ली जाएगी, क्योंकि राजस्थान हर हाल में जीतना
जरूरी है। तो दोस्तों, पहली लिस्ट से पहले जो माहौल था वो माहौल बिल्कुल ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान वसुंधरा राजे सिंधिया जी को नजरअंदाज कर रहा है, उनका विकल्प अंदर ही अंदर तैयार कर रहा है, पेश कर रहा है, दिखा रहा है, जता रहा है, बता रहा है। लेकिन दूसरी लिस्ट आते ही माहौल बिल्कुल पलटी मार गया है और ये लिस्ट ये बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। भले ही महारानी का नाम न ले, कमांडर के रूप में उनको नाम न दे, भले ही मोदी जी के नाम से चुनाव लड़ा जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस बात को समझता है कि मुख्यमंत्री तो बनेगी महारानी ही, क्योंकि महारानी के इतने समर्थक, इतने वफादार जीत करके आएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व किसी और चेहरे को स्थापित करने की सोच भी नहीं सकेगा। तो दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में यह संकेत साफ है कि अब महारानी के हाथ में अघोषित कमान है। अघोषित मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनका नाम नहीं दिया है, लेकिन दूसरी लिस्ट में जिस अंदाज से नाम आए हैं, कुछ लोगों को मैनेज करने की कोशिश हुई है और जिन नामों पर खतरा था उन पर उनका खतरा टल गया है, उनका नाम आ गया है। तो इस लिहाज से ये बिल्कुल माना जा सकता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया जी की एज ए कमांडर एंट्री राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में हो गई है। अब पहली लिस्ट में जो बगावती स्वर थे उनमें से अगर हम कुछ प्रमुख सीटों की बात करें तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ साहब की जो सीट है वो अभी भी संघर्ष में है, वो सीट सुरक्षित नहीं लग रही। दिया कुमारी जी की सीट भी संघर्ष में थी, लेकिन अब उसे सुरक्षित माना जा सकता है और ऐसी और भी कुछ सीटें हैं जिन पर खतरा है। लेकिन उसके बावजूद राजस्थान विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बहुत कंफर्ट पोजीशन में है, बहुत आरामदायक स्थिति में दूसरी लिस्ट आने के बाद लग रही है। अभी भी कुछ नाम बाकी हैं जो तीसरी लिस्ट में आने हैं और उसमें भी ये देखा जाना है कि क्या वसुंधरा राजे जी के जो वफादार हैं उनका स्थान सुरक्षित उसी तरह से रह पाता है जिस तरह से दूसरी लिस्ट में रहा है। यद्यपि संकेत बहुत साफ है, हमें ऐसा लग रहा है कि तीसरी लिस्ट में भी वसुंधरा राजे जी के जो वफादार हैं उनके नाम रहेंगे। मालवीय नगर की सीट जो कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जाती है और यहाँ पर जैन समुदाय की बड़ी आबादी है। इस बार ये कहा जा रहा था कि जैन समुदाय से भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ता को यहाँ से उतारेगी और टिकट का जब नाम आया तो नाम कालीचरण जी सराफ का था और कालीचरण जी सराफ को 2018 में हालांकि उन्होंने सीट तो बचा ली थी, लेकिन अर्चना शर्मा जी के साथ टक्कर कड़ी थी और इस बार भी सामने डॉक्टर अर्चना शर्मा है। इसलिए आंकलन ये बता रहा है कि मालवीय नगर की सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ होने के बाद भी बहुत कंफर्ट जोन में नहीं है, बहुत सुरक्षित नहीं है। श्रीमान कालीचरण जी सराफ यहाँ संघर्ष करते लग रहे हैं। यद्यपि ये आंकलन अभी जो पूर्वानुमान हम दे रहे हैं बहुत अर्ली है क्योंकि अभी चुनाव प्रचार भी नहीं हुआ है, लेकिन जो चुनाव से पहले का, प्रचार से पहले का जो माहौल होता है वो माहौल ये बता रहा है कि मालवीय नगर की सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत कंफर्ट पोजीशन में नहीं है, बहुत आरामदायक स्थिति में नहीं है। बगरू सीट काफ़ी कंफर्ट पोजीशन में कही जा सकती है। कैलाश वर्मा जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं और युवा व्यक्तित्व हैं, जुझारू व्यक्तित्व हैं और
मंत्री भी राजस्थान सरकार में रहे हुए हैं, तो इसका लाभ उनको निश्चित रूप से मिलेगा। कांग्रेस की एंटी इनकम्बेंसी का लाभ उनको मिलेगा। तो बगरू विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी, जो कि 2018 में हारी हुई थी, लेकिन इस बार उनके लिए पोजीशन बहुत अच्छी है। चूंकि 2023 में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है, इसलिए बहुत सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुकूल रहेगी। लेकिन मालवीय नगर की सीट संघर्षपूर्ण फिर भी लग रही है। ऐसी और भी कई सीटें होंगी जहां उम्र का मुद्दा होगा, जहां भारतीय जनता पार्टी के नए चेहरे की मांग होगी, उस क्षेत्र में नए चेहरे की मांग होगी, युवा चेहरों की मांग होगी। वहां पर अगर वो ही चेहरे आते हैं तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वहां पर संघर्ष करना पड़ सकता है। वैसे देखा जाए तो कालीचरण जी सराफ बड़े अनुभवी हैं और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, कई बार वो यहाँ से लड़े हैं, जीत करके आए हैं। पिछली चुनाव में भी 2018 में भी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली गई थी, उसके बाद भी ये सीट बची थी, लेकिन बहुत कम अंतर से बचा पाए थे। और इस बार फिर सामने अर्चना शर्मा जी हैं, इसलिए जानकारों का मानना है कि मालवीय नगर की सीट बहुत सुरक्षित नहीं कही जा रही। फिर भी 2023 विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी कंफर्ट पोजीशन है, बहुत आरामदायक स्थिति में है। और दूसरी लिस्ट में जिस तरह से माहौल बना है, उससे बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब ये आरामदायक स्थिति और अधिक आरामदायक हो रही है। तो दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 भारतीय जनता पार्टी के परिप्रेक्ष्य में दूसरी लिस्ट आने के बाद ये आंकलन आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स पे आकर अपनी बात कहिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।